बच्चों, सब लोग ऑनलाइन आ जाएं। ठीक है, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू इज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल टुडे। पॉइंट नंबर 7। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि चैप्टर 1 के जो 10 पॉइंट्स हैं उनमें से पॉइंट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस की वैरायटी एप्लीकेशन बेस्ड होती है कि हमने अगर किसी चीज को पढ़ा है तो हम उसको किस तरीके से समझ सकते हैं, किस तरीके से ये कौन बच्चा है भाई डार्क स्टार गेमिंग की आईडी से, जरा नाम बताइए। डार्क स्टार गेमिंग की आईडी से कौन बच्चा है? जस्ट गिव मी योर नेम फर्स्ट। बेटर है कि आप अपने ही नाम से आईडी बना लीजिए। हु इज द स्टूडेंट? डार्क स्टार गेमिंग, लेट मी नो योर नेम। जी बता भी दीजिए बेटा, कौन कौन बच्चा है ये डार्क स्टार गेमिंग की आईडी से। प्लीज टेल मी योर नेम, क्योंकि मैं बच्चों के नाम लेकर के क्लास में इंटरेक्ट करता हूं ना, जो भी बच्चे प्रेजेंट हैं। ओके, वेरी गुड रुशान। चलिए तो अब 7 पॉइंट पर आ जाते हैं चैप्टर 1 पे। स्पीशीज जिसका कि कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ना ना ना, कोई जरूरत नहीं है, इसी आईडी से रहिए बेटा। नो नीड टू स्विच द अकाउंट। स्पीशीज जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। एग्जिस्टेंस किसका है बताइए मुझे। आज इसी की बात होगी पहले। एक्चुअल एग्जिस्टेंस किसका होता है? स्पीशीज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जल्दी बताइए। ये मैं बोल रहा हूं कि स्पीशीज का एग्जिस्टेंस नहीं है। स्पीशीज डू नॉट एग्जिस्ट। यस, इट इज द इंडिविजुअल। क्लास 12th में लास्ट यूनिट इकोलॉजी, जिसमें हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, उसमें हम पहला लेवल पढ़ते हैं इंडिविजुअल, है ना? तो एग्जिस्टेंस इंडिविजुअल का है। अगर आप ढूंढने निकलेंगे कहां है होमोसेपियंस, तो आपको कौन मिलेगा? आकृति मिलेंगी, सामिया मिलेंगी, रुशान मिलेंगे, है ना भाई? खुशी मिलेंगी, तानिया मिलेंगी। स्पीशीज नहीं मिलेगी होमोसेपियन, इंडिविजुअल मिलेगा। तो एग्जिस्टेंस इंडिविजुअल का है। ऑल ऑफ यू नो द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज। क्या मेरे सारे बच्चों को स्पीशीज की डेफिनेशन मालूम है? से यस और नो। डेफिनेशन में बताऊंगा, आपको बस इतना बोलना है यस और नो। व्हाट इज द डेफिनेशन? डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। ओके, वेरी नाइस। डेफिनेशन में बता देता हूं। इंडिविजुअल्स हैविंग सेम पेरेंटेज and freely interbreeding in nature. This is the definition of species. दो चीजें पहचान लीजिए। अगर वो एक जैसी स्पीशीज हैं तो दो चीजें मिलेंगी। उन दोनों के पेरेंट सेम होंगे और वो नेचर में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकती होंगी। अगर हम एग्जाम्पल लें डॉग और कैट, तो डॉग और कैट के पेरेंट्स सेम नहीं है, वो नेचर में फ्रीली इंटरब्रीड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। Why different species cannot interbreed in nature? Because of reproductive isolation. तो डॉग और कैट, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है? फिजिकल और केमिकल बैरियर्स होते हैं, राइट? जो डिफरेंट स्पीशीज को क्रॉस करने नहीं देते। स्पीशीज टर्म वाज गिवन बाय जॉन रे। क्या मेरा कोई स्टूडेंट ये बता सकता है कि ये जो डेफिनेशन स्पीशीज की हम पढ़ रहे हैं ये किसने दी थी?
Who gave this present definition of a species or its concept? Very good, शाबाश. अर्न्स्ट मेयर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. 11th की एनसीईआरटी बुक के पहले ही पेज पे इनके बारे में लिखा है, ही इज द सिकंदर ऑफ बायोलॉजी, है ना. बायोलॉजी के सिकंदर हैं ये, एक्चुअली जूलॉजी के. एलेक्जेंडर, सिकंदर को एलेक्जेंडर कहते हैं. एलेक्जेंडर अगेसिस, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेराइटस, एंड ही इज रिगार्डेड एज अ ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी के 3 बड़े बड़े इनाम इनको मिले हैं, जिसमें से बेल्जान प्राइज भी एक है, क्रेफोर्ड प्राइज भी एक है, और इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इनको मिला है. ऑलराइट, चलिए, तो अब इस डेफिनेशन के लिए एक्सेप्शन बताइए कौन है. कौन सी स्पीशीज है जो इस डेफिनेशन का एक्सेप्शन है? मालूम है किसी को? कौन सी स्पीशीज है विच डू नॉट फॉलो दिस डेफिनेशन कंप्लीटली? एक्सेप्शन टू दिस डेफिनेशन क्या कहलाती हैं वो स्पीशीज? नहीं मालूम? ट्राई टू से नो व्हेन यू डोंट नो. दिस इज द बेसिक ऑफ नीट. बहुत जल्दी मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट से आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूं. उस व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन और दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि उस इंफॉर्मेशन पे आप लोगों को जाना नहीं चाहिए. जो बच्चे सब कुछ पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, उन्हें सेलेक्टिव पढ़ाई की जरूरत नहीं होनी चाहिए. किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आप बताइए कि कौन कौन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा है. वो मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना. बट आप ये मत कहिए कि हमें वही चीजें पढ़ के जानी है जो पहले आई हैं. ऐसा नहीं करना है. यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क एंड नॉट हार्ड वर्क. और स्मार्ट वर्क हम कर रहे हैं, हर चैप्टर के 10 पॉइंट निकाल रहे हैं. चैप्टर 1 को इसलिए ज्यादा समय लगा. हॉर्सेज एंड म्यूल मे बी नो, बट दे आर नॉट रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फर्दर. हॉर्सेस तो रिप्रोडक्टिवली फर्दर एक्टिव होते हैं. यस, खुशी इज राइट. इट इज सिबलिंग स्पीशीज. सिबलिंग स्पीशीज हैव सेम पेरेंटेज. भाई बहन, एक ही पेरेंट के 2 बच्चे, सपोज दोनों हॉर्स हैं, दे कैन नॉट इंटरब्रीड. दोनों फीमेल हॉर्स हैं, मेयर्स हैं, दे कैन नॉट इंटरब्रीड. तो सिबलिंग स्पीशीज, दे हैव द सेम पेरेंटेज but cannot interbreed in nature. नेचर में कर नहीं सकते. डू नॉट नहीं लिखेंगे हम. डू नॉट नहीं लिखना है कि करते नहीं है, ये लिखना है कर नहीं सकते. जैसे सिस्टर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड ब्रदर, लाइक दैट. और अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बैरियर्स को हटाया जाए तो डिफरेंट स्पीशीज के भी इंटरब्रीडिंग हुई है. जैसे म्यूल बना, आप जानते हैं. अब ये चैप्टर आपके सिलेबस से हट गया. अभी तक बोर्ड्स के लिए तो हटा हुआ था, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. वहां पर ये बताया गया कि म्यूल कैसे बनता है. तो फीमेल हॉर्स, दैट इज मेयर, इज क्रॉस विद अ मेल डंकी. तो म्यूल बनता है. बट ये क्या है? स्टेराइल हाइब्रिड है. फर्टाइल हाइब्रिड भी बने हैं, जैसे कि टाइगन. ये नाम मेल पेरेंट के ऊपर रखे गए हैं सारे. मेल टाइगर एंड लायनेस, तो बना टाइगन. ऐसी लाइगर भी बना है. Male lion with a tigress. Zobra, zonkey, dobra, zonkey, dobra. तो मेल जेब्रा, फीमेल डंकी, मेल डंकी, फीमेल जेब्रा, ये चारों फर्टाइल हाइब्रिड हैं. ये स्टेराइल हाइब्रिड है. म्यूल इज अ स्टेराइल हाइब्रिड. एक और है हिनी, ये भी स्टेराइल हाइब्रिड है. हिनी कैसे बना है? मेल हॉर्स क्रॉस विद फीमेल डंकी.
तो बना हिनी। हिनी और म्यूल स्टेराइल हाइब्रिड हैं। टाइगन, लाइगर, जोंकी, डोबरा ये फर्टाइल हाइब्रिड हैं। इंडोनेशिया के जू में, मलेशिया के जू में देखने को मिलते हैं, इवन इन चाइना ऑल्सो। ऑलराइट, अब मैं एक डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं जो कि नीट में आ चुकी है। आपको मुझे बताना है कि वो डेफिनेशन है किसकी। आर यू रेडी पीपल? मैं एक डेफिनेशन लिखूंगा, आपको बताना है वो डेफिनेशन है किसकी। क्या आप तैयार हैं? जल्दी बताइए। और स्टिल राइटिंग? ऑल राइट, डिस्पाइट ऑफ देयर लो अबंडेंस, बहुत कम होते हैं, दे हैव ग्रेट इंपैक्ट, मच मोर इंपैक्ट ऑन द इकोसिस्टम। ये कौन सी स्पीशीज है? दिस इज ऑल्सो a definition of species, a different species. पूरा नाम? यस, वेरी नाइस। कीस्टोन स्पीशीज। पेज नंबर 263, क्लास 12, एनसीईआरटी बायोलॉजी। यहां पर लिखा हुआ है राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस, इट वाज गिवन बाय पॉल एरिच, स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट। उन्होंने इसका नाम लिया है की स्पीशीज, बट पूरा नाम है कीस्टोन स्पीशीज। यस, वेरी नाइस। एग्जाम्पल बता दीजिए इनका। किसी को एग्जाम्पल पता है कीस्टोन स्पीशीज का? डज एनीबडी नोज द एग्जाम्पल ऑफ कीस्टोन स्पीशीज? जो मुझे लग रहा है इस साल जो सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं जिस क्वेश्चन के चैप्टर 1 से, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मुझे लग रहा है इसका मतलब ये है कि आप लोगों को उसे छोड़ के तो जाना ही नहीं है किसी भी हालत में। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी पॉइंट नंबर 8, 9, 10 बचा है। 20 नहीं, 20 तो बहुत होती हैं, 20 कम कहां होती हैं? नो, नॉट 20, 20 की अबंडेंस लो होती है। इंटरनेट पे देख के बता रहे हैं क्या? लायन, लायन के हट जाने से क्या होगा? टाइगर। लायन और टाइगर के सोर्स को अगर हटा दें, डॉल्फिन्स, सब इंटरनेट पे देख के बता रहे हैं। अरे बहुत आसान है, फ्रूगीवोर्स। आपकी तो बुक में लिखा है। फ्रूट ईटर्स लाइक मंकीज एंड बर्ड्स।
तो क्या होगा कि जो हर्बीवोर्स है ना, जो फल गिरते हैं पत्ते उन पर डिपेंडेंट है, इनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो उनमें प्रॉब्लम होगी, फिर अल्टीमेटली जो प्रेडेटर्स हैं वो सफर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कमिंग ऑन टू टेक्सोनॉमिकल एड्स, जहां से पॉइंट नंबर 8, 9 और 10 निकलेगा, और जहां से जो क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है इस बार आने वाला है वो आपके सामने आने वाला है। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी बुक में टोटल 9 टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं बच्चों, जिनको मैंने 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया है। ग्रुप नंबर 1, इसमें 5 आएंगी, जिसमें हर्बेरियम है, बोटैनिकल गार्डन्स, ज़ूलॉजिकल पार्क जिसे जू बोलते हैं, म्यूजियम और की। ठीक है, 5 हो गए ये। ग्रुप नंबर 2, इसमें 3 आएंगे, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और थर्ड है एक कैटलॉग। लेट मी समराइज देम। ये जो पहली 5 हैं, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम एंड की, इनका डिस्क्रिप्शन है एनसीईआरटी में। दीज आर डिस्क्राइब्ड, और इनकी डिटेल्स भी बहुत सारी हैं, सारे बच्चे इनको पढ़ के जाते हैं, बहुत अच्छे से तैयार करके जाते हैं। हर्बेरियम एक्चुअली क्या है ये आप मेरी 11th की क्लासेस से जानते हैं। एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर हैं, हर फ्लोर पे बहुत सारे कमरे हैं, हर कमरे में बहुत सारी स्टील की कबर्ड्स हैं, हर स्टील की कबर्ड में बहुत सारे रैक्स बने हुए हैं, और हर एक रैक के अंदर बहुत सारी फाइल्स रखी हुई हैं, हर एक फाइल में हर्बेरियम शीट्स हैं। ये हर्बेरियम, जिसमें जो कलेक्शन है वो ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट्स का है, and they are arranged according to universally accepted system of classification. This is herbarium. और जो हर्बेरियम होते हैं वो ज्यादातर बॉटनिकल गार्डन के कैंपस में बनाते हैं, जैसे कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू गार्डन भी बोलते हैं उसे, इंग्लैंड में। वहां पर हर्बेरियम है बहुत बड़ा, शायद वर्ल्ड का लार्जेस्ट, लोग उसे बोलने लगे। और इंडिया में इंडियन बॉटनिकल गार्डन, हावड़ा, शिवपुर, वहां पर हर्बेरियम है। देन नेशनल बॉटनिकल गार्डन इन लखनऊ, वहां पर हर्बेरियम है, बिल्डिंग। आप जाइए रिसेप्शन पर, कंप्यूटर में फीड करिए क्या ढूंढना है, तो आपको पता चल जाएगा किस फ्लोर के, किस कमरे की, कौन सी रैक के, कौन सी कबर्ड की, किस रैक में, किस खाने में ये फाइल है जिसमें इस प्लांट का डिस्क्रिप्शन है, सब मिल जाता है। बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क, यहां पर प्लांट्स और एनिमल्स का क्या होता है, मालूम है किसी को? बॉटनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क में प्लांट्स और एनिमल्स का क्या होता है? अरे गलत कर दिया बच्चे, एक्स सीतु कंजर्वेशन। एक्स सीतु कंजर्वेशन, नॉट इन सीतु। इन सीतु होता है ऑन साइट, नेचर में। एक्स सीतु होता है नेचर से ले आए ह्यूमन मैनेजमेंट में। तो इन सीतु गलत है, एक्स सीतु इज द राइट आंसर। आंसर देने में जल्दी मत करा करिए, टेक योर टाइम, थिंक ओवर इट एंड देन आंसर। ठीक, चलिए। म्यूजियम में डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स या उनके पार्ट्स प्रिजर्व किए गए हैं, डमीज बनाई गई हैं, स्टफ किया गया है, पिनिंग की गई है। इंसेक्ट के केस में पिन बॉक्स, जो इंसेक्ट बॉक्सेस होते हैं उसमें किलिंग और पिनिंग करके लगाते हैं, किलिंग एंड पिनिंग। और जो प्रिजर्वेटिव म्यूजियम में एनिमल्स के लिए यूज होता है वो होता है फॉर्मेलिन, 4% सॉल्यूशन, 10% सॉल्यूशन, डिपेंड्स के कितना लंबा टाइम रखना है ना। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है क्वेश्चन आने वाला है, देखिए पॉइंट नंबर 8 क्या था? पॉइंट नंबर 8 ये था कि हमें
इन सब का ध्यान रखना है और ये याद रखना है कि जो की होती है वो एनालिटिकल होती है। एनालिसिस करते हैं हम, एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जिसको बोलते हैं लीड। कि अगर हमें किसी एनिमल को पहचानना है, मैमल है वो, तो हम ये देखेंगे क्या वो उड़ता है। इस सेंटेंस को बोलते हैं लीड। तो हमें जवाब मिलेगा यस और नो। इसको बोलते हैं कपलेट, कॉन्ट्रास्टिंग आंसर। उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, इतना कॉन्ट्रास्ट है आंसर में। अगर उड़ता है तो बैट है, नहीं उड़ता तो फिर एक और क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, है ना। क्या उसके पास मार्सुपियल पाउच है, इसको बोलते हैं लीड। आंसर मिलेगा यस और नो। इफ यस इट कुड बी अ कैंगरू, इफ नो फिर एक क्वेश्चन फ्रेम कर लेंगे, उसे बोलेंगे लीड। और जो कंट्रास्टिंग आंसर होते हैं उनको बोलते हैं कपलेट। एनसीईआरटी में कपलेट पहले समझाया गया है, लीड बाद में समझाया गया है, इसलिए हमें की वहां से समझ में नहीं आती। पहले हम लीड लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब पता चलता है, कंट्रास्टिंग आंसर मिलते हैं, कपलेट मिलते हैं, यस और नो। ठीक है, तो ये बात आएगी। ऐसी कौन सी टेक्सोनॉमिकल एड है जो एनालिटिकल है नेचर में, आप बोलते हैं इट इज द की। बाकी सब तो आप स्टडी कर रहे हैं ना फील्ड में जाकर के, कीज की बेसिस पर आप एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना। सो गेट रेडी फॉर पॉइंट नंबर 9। जो मुझे लगता है कि इस साल में आने वाला क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 9 ऑफ चैप्टर नंबर 1। कोई बच्चा 2 पॉइंट याद रखेगा, ये दोनों, कोई ये दोनों याद रखेंगे, कोई ये और ये याद रखेंगे, तीनों याद नहीं होते। अभी तो आप ये चैप्टर पढ़ लें, अभी तो आप फोकस्ड हैं, अभी तो आप बता देंगे मुझे कि सही आंसर क्या है, लेकिन उस वक्त पर ध्यान नहीं आता कि यार ये इतनी आसान चीज हमने छोड़ी क्यों। ये मैं आपसे कह रहा हूं, इसलिए पॉइंट बना रहे हैं हम कि हर चैप्टर से अगर हम 10-10 पॉइंट निकाल लेंगे तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा, हमारा फोकस बढ़ जाएगा। यह है पॉइंट नंबर 9 जो मुझे लगता है इस साल सवाल आएगा कि कौन से टेक्सोनॉमिकल एड में हमको हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन और इंडेक्स मिलता है। वो आपको इतने हिंट देंगे, वो ये नहीं बोलेंगे कि प्लांट की बात कर रहे हैं कि एनिमल की बात कर रहे हैं, कौन सी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं बताएंगे। घुमा करके लैंग्वेज की बेसिस पर आपसे सवाल पूछेंगे, लैंग्वेज से खेलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चों ने सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है, लैंग्वेज में आकर के वो फंस जाएंगे। उस वक्त दिमाग में भी नहीं आएगा ये पूछ क्या रहा है, लेकिन जब इस पर टीचर स्ट्रेस दे रहा है कि बच्चों इसे पढ़ो, इसे पढ़ो, इसे पढ़ो, इसे ध्यान से पढ़ो, तो आपके लिए सवाल बहुत आसान हो जाता है। हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडेक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ गिवन एरिया, ये 3 बातें कहां मेंशन्ड है, अब आप बता देंगे। ये किसकी बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट, यस। तो अब क्यों बता दिया? अब इसलिए बता दिया क्योंकि आप और हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये बात क्लास की शुरुआत में या एक्चुअली इस बैच के पहले दिन में आपसे पूछता तो आप सोच में पड़ जाते कि ये बात किसके लिए लिखी गई है, क्योंकि आपको पता है ना अब बहुत कन्फाइंड हो गए, अब हम लास्ट में पहुंच गए, लास्ट पैराग्राफ की बात हो रही है, दिस एंड दैट। थिंग्स बिकम इजी व्हेन दे आर इन फ्रंट ऑफ यू एंड they become hard when you have left them far behind. कभी पढ़ा होगा, याद नहीं है अब। So this is about the flora and this is one of the most important questions I expect this year. Flora contains actual detailed account of habitat, distribution and index of plants of a particular area. ठीक है। मैनुअल्स में क्या होता है? मैनुअल्स में बच्चों वो इंफॉर्मेशन होती है, मैनुअल में नाम नहीं होते, मैनुअल में वो इंफॉर्मेशन होती है जिससे नाम आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। बात को समझिए, मैनुअल में नाम नहीं है, मैनुअल में वो इंफॉर्मेशन है जिससे नाम आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। ऐसे लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। मैनुअल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन
फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज। नेम को आइडेंटिफाई करने की इंफॉर्मेशन मैनुअल में होती है। मैनुअल में नाम नहीं है, मैनुअल में क्या है? इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द नेम। बहुत शॉर्ट में लिखिएगा। देखिए, इन 5 की डिटेल है, इन 3 की डेफिनेशन है। मोनोग्राफ में एक टैक्सन की डिटेल होती है। इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सन। मैनुअल में क्या होती है? इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई नेम। कैटलॉग के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, कैटलॉग का खाली नाम है एनसीईआरटी में। कैटलॉग में हम सब जानते हैं पिक्चर होती है। यस और नो? हाँ तो बच्चों 9 पॉइंट्स हो गए इस चैप्टर के, 1 पॉइंट बचा है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, उसके 10 पॉइंट निकालेंगे। चैप्टर खत्म हो गया, 9 पॉइंट हुए, 1 पॉइंट बचा है। और वो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये बहुत ही आम सवाल है और आम तौर पर बच्चे इसे गलत करके आते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन तो टैक्सन है, उसके जस्ट बाद नेक्स्ट सेकंड हाईएस्ट, यू कैन से सेकंड हाईएस्ट जो भी प्रायोरिटी हमें देनी है वो कौन से क्वेश्चन को देनी है इस चैप्टर के, वही एक क्वेश्चन बचा है जो आपको बहुत अच्छे से करना है। आपको आता है लेकिन उस वक्त पे गलत कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आप जल्दी में होते हैं। मुझे पता नहीं किस चीज की जल्दी है। 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में करना है, 2.5 घंटे में करके नहीं निकलना है। डोंट गिव योर टाइम टू एग्जामिनर। खुश हो रहे हैं हमने तो 2.5 घंटे में कर लिया। बेवकूफ हैं वो बच्चे जो जल्दी करके निकलते हैं, अपना आधा घंटा एग्जामिनर को देके आ गए। टेक योर टाइम। सबसे पहले वो सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना, बता दूं मैं, जो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये नहीं कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें। अरे पढ़ना भी मत, जो चैप्टर या जो सब्जेक्ट टफ लगता है उसे पढ़ना भी मत। पहले अपना मोरल बूस्टअप करना। और किसी भी सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन किसी को नहीं पढ़ना है पेपर में। ध्यान रखेंगे ये सब। 1 to 45 ना पहला क्वेश्चन पढ़ना है, ना 46 क्वेश्चन पढ़ना है, ना 91 क्वेश्चन पढ़ना है। इन क्वेश्चन पे नजर डाल भी मत देना। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री 91 से शुरू हो रही है तो बायो 1 to 90 होगी। 91 को नहीं छूना है, ठीक है? और 91 से लेकर के 45 क्वेश्चंस कहां तक होंगे बताना जरा मुझे। (91) से लेकर के 45 क्वेश्चंस कहां तक होंगे? 136, 130 पर हो जाएंगे 45। यस नो? तो आपको 136 क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ऑलराइट? किसी भी सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन वो होता है जो आपको सब कुछ भुला देगा जो आप पढ़ गए हैं। और जब क्वेश्चन कर लें, पहले उन सवालों को करिए जो आपके सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छे से आते हैं। यू आर 100% श्योर अबाउट देम। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं? आप हेडलाइन देखते हैं, किस पेज पे आपके काम की खबर छपी है। वही काम नीट में करना है, किस पेज पे आपके मतलब के सवाल हैं, फौरन दिख जाएंगे आपको। जो क्वेश्चन जब कर लें उस पर आप टिक कर दीजिए और उसे ओएमआर में तभी भर दीजिए, उसी जगह जाकर। ओएमआर बच्चे गलत भर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का लगाना था, 4 का लगा दिया और आगे के सब गलत हो गए। पेपर पूरा सही है, ओएमआर गलत भर गई, गए काम से पूरा साल। क्वेश्चन को पेपर में टिक करिए, आंसर वहीं पे सॉल्व करिए, फौरन ओएमआर में जाके भरिए। ओएमआर शुड बी फिल्ड साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली। ये नहीं कि बाद में ओएमआर भरेंगे, पहले पेपर सॉल्व कर लें। टाइम कम है। क्यों टाइम के पीछे पड़े हैं? टाइम कम है, टाइम बहुत है। आपको 3 घंटे में 160 सवाल सही करने हैं। पहले सेफ साइड पे आइए, उसके लिए टाइम बहुत है।
बाकी आपको 5-10 सवाल जो एक्स्ट्रा करने हैं वो बाद में देखना, और जो नहीं आ रहा है उस पर गोला काट दीजिए, पहचान हो जाएगी कि ये बाद में करना है, ये बाद में करना है। जो करते जाए उस पर टिक करिए और जाके पेपर में भरिए, जो छोड़ रहे हैं उस पर गोला बनाइए। तो पहले मोरल बूस्टअप करिए एग्जामिनेशन हॉल में कि हाँ भाई हमने इतने कर लिए, अच्छी बात है, हमने पहली बार में 10 मिनट में 10 कर लिए, 10 मिनट में 15 कर लिए। जो आपको आते थे वो सॉलिड थे, ऐसे टाइम बचेगा पेपर में। और ये काम आप पेपर में जाने से पहले पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर करके देख लीजिए, आपको कितना मजा आएगा इस पेपर को करने में। अपने काम के सवाल ढूंढिए, जो आपको अच्छे से आते हैं वो ढूंढिए, उन्हें पहले करिए। यू विल डेफिनेटली एंजॉय द पेपर। और अगर आप अपने तरीके से करेंगे, पहले सवाल से शुरू करेंगे, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, दिमाग खराब होता चला जाएगा, टेंशन बढ़ती चली जाएगी, और फिर आगे क्या होगा, पसीने आने लगेंगे, घबराहट शुरू हो जाएगी, गया सिलेक्शन, गया सिलेक्शन। क्यों ऐसे कर रहे हैं? पहले उन सवालों को करिए जो आपको आते हैं, और आप अपना मोरल बूस्टअप करिए कि हाँ भाई इतने हो गए, मजा आ गया, 20 हो गए, 25 हो गए, 30 हो गए, खुश होते जाइए। और ये आप समझ लीजिए कि पूरे 180 क्वेश्चंस में से 50% क्वेश्चन आप पहली बार में अच्छे से कर देंगे। समझ रहे हैं? तीनों सब्जेक्ट से, एक्चुअली चारों से, बॉटनी जूलॉजी। लेकिन आप घबराहट में उन्हें भी गलत कराते हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। आई एम कमिंग ऑन टू द 10th पॉइंट नाउ, जो कि बहुत पूछा जाता है और बच्चे उसे गलत कर देते हैं कि यार ये मिस्टेक हो गई। क्या है भाई वो? पेज नंबर 15, एनसीईआरटी बुक, क्लास 11th, बायोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन बहुत बहुत तरीके से पूछा जाता है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज। मैं आपको बोल रहा था कि जो सही सीक्वेंस है वो सबको पता है, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। फिर भी हम गड़बड़ करके आते हैं। इस सवाल को बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, जल्दबाजी में होते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह की कोई गलती करें, इस तरह की कोई भी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत आसान है और हम घर आकर अफसोस करेंगे कि यार इतना आसान हमने गलत कर दिया, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया था, 46 पढ़ लिया था, 91 पढ़ लिया था, 136 पढ़ लिया था। नहीं, आप हर सब्जेक्ट, पहले वो सब्जेक्ट उठाना जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके बाद वो जो उससे कम स्ट्रॉन्ग है, और फिर जो लीस्ट स्ट्रॉन्ग है उसको सबसे आखिर में उठाना। ऑटोमेटिकली आपके पास टाइम ही टाइम होगा। बायो के 90 सवाल आप 45 मिनट में कर लेंगे, और अगले 1 घंटे में केमिस्ट्री, और अगले सवा घंटे में फिजिक्स। जिन बच्चों का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है वो फिजिक्स के 45 सवाल में से 40 का टारगेट है, तो 40 के लिए आपके पास आराम से 1 घंटा है, करिए। बायो में 90 के 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं, लेकिन ये जो 10 पॉइंट्स है ना, इनको बिल्कुल ऐसे कर लीजिए हाथों में, निकल के भागने नहीं चाहिए। चैप्टर 2 में जाने से पहले हर एक बच्चे को चैप्टर 1 के 10 पॉइंट टिप्स पे होने चाहिए यहां दिमाग में। जब आप रिकॉल करें तब ये 10 पॉइंट आपके सामने आ जाएं, ये समझ लीजिए। एज एंड व्हेन यू रिकॉल देम। अब अगर ये भी छोड़ के जाएंगे ना तो फिर क्या होगा सोच लीजिए, बड़ी मुश्किल बढ़ जाएगी। सी, क्वेश्चंस आर इजी इन बायोलॉजी, बट हम तो ज्यादा सोचते हैं ना। हम तो ये सोचते हैं इतना आसान सवाल लीड में आ कैसे गया, इसका आंसर कुछ और है, चक्कर कुछ और है, कुछ तो गड़बड़ है, दया पता करो, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने ये पूछ लिया कि मेंडल ने किस प्लांट पे काम किया था, तो एक बच्चे की आंखों के आगे अंधेरा आ गया कि यार इतना आसान सवाल, क्या मैं वाकई नीट का पेपर दे रहा हूं? ये भी आ चुका है। अब बताइए, आंखों के आगे अंधेरा आ गया, घबरा गए कि यार ये कुछ गड़बड़ हो रही, कोई जादू तो नहीं हो रहा हमारे साथ कि हम देख कुछ और रहे हैं, लिखा कुछ और है। अरे इतना ही आसान है।
आसान इसलिए है क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई करी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट चिल्ड्रन और नॉट? लेट मी नो। किसी को चैप्टर 1 से कोई डाउट हो व्हाट्सएप पे पोस्ट करिए, क्वेश्चंस पोस्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से चैप्टर 2 स्टार्ट होगा। जिन बच्चों को चैप्टर 1 की चारों क्लासेस नहीं मिली हैं वो चारों क्लासेस ले लें मुझसे, मैसेज कर दें। पहली बात। दूसरी बात ये कि अब आप लोगों को मैं मैसेज कर दूंगा ब्रॉडकास्ट लिस्ट में कि अगला क्या करना है, वो काम आप करेंगे। फौरन आपका एक ग्रुप बन जाएगा व्हाट्सएप पर। उस ग्रुप में फिर मैं आपको बहुत मजेदार चीजें दूंगा। जो मैं बोल रहा हूं ना, हर चैप्टर के 10 पॉइंट्स, उनको याद रखने के तरीके उस ग्रुप में भेजूंगा। दैट ग्रुप विल कंटेन ए लॉट ऑफ एड फॉर यू पीपल। स्पेसिफिक हेल्प, एड माने स्पेसिफिक हेल्प, वो आपको मिलेगी, राइट। अभी क्या हुआ कि हमने एक चैप्टर में 4 दिन लगा दिए क्योंकि बच्चे ऐड हो रहे थे, धीरे धीरे ऐड हो रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक चैप्टर में 2 से 3 दिन बस। स्पेशली फॉर क्लास 11 वी हैव टू बी वेरी 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 स्मार्ट इन क्लास 11 पार्ट। और हम 11 पढ़ रहे हैं, साथ साथ 12th में भी रेफरेंस देख रहे हैं। चैप्टर 1 में 3-4 रेफरेंसेस 12th के आ गए, हाँ या ना? तो ये कंप्लीट करिए फटाफट आप लोग एंड लेट मी नो व्हेन यू फिनिश। बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को हाथ से लिख लीजिए अपनी कॉपी में। इसी तरह के क्वेश्चंस और भी आएंगे, कैटेगरीज बदल बदल के। ये मत कहना ये तो हमें आता है। मैं बोल रहा हूं आपको आता है बट वहां गलत करके आते हैं। तो हाथ से लिख लीजिए एक बार, फोटोग्राफिक मेमोरी में प्रिंट हो जाएगा ये, ठीक है। सो विल कंटिन्यू टुमारो विद द सेकंड चैप्टर, ऑलराइट। फर्स्ट चैप्टर के मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्वेश्चंस भेजूंगा। जब हम ग्रुप बना लेंगे तो तब आप उन क्वेश्चंस को करिएगा एक बार। सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं बहुत, अगर आपने पहले से कर रखे हैं तो एक बार फिर से करिएगा। एक ही चीज को बार बार पढ़ना ज्यादा अच्छा है बजाय नई नई चीजें पढ़ने के, ठीक है। हमें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को, पॉजिटिव पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, ना कि जो निगेटिव पॉइंट है उनको पॉजिटिव बनाएं। उसमें बहुत टाइम लगेगा। हमारा पॉजिटिव पार्ट जो है वो 90% है, उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। जो नेगेटिव पार्ट 10% है उसे छोड़ दीजिए। अगर आप 90% पेपर सही करके आते हैं सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उस 90% को 100% बनाइए। उन चीजों के पीछे मत भागिए जो कमजोर हो चुकी हैं, छोड़ दीजिए। जो स्ट्रॉन्ग है उनको और स्ट्रॉन्ग करिए। अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को और पॉजिटिव करिए और स्ट्रॉन्ग करिए। ये वही टाइम है, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।